गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी अल्कोहल की लास्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल की हम लास्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमारा चल रहा था क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था किसका? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बन, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, इसको बनाने की विधियां हम पढ़ रहे थे कि बनाते हैं इसको किससे हम प्रैक्टिकली बना सकते हैं। किससे बनाते हैं? शेष लाई, या जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेंट लाई कहते हैं। ठीक है, स्पेंट लाई या शेष लाई क्या होता है कि जब भी हम साबुन को जल में घोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जब हम नमक मिलाते हैं तो वो साबुन क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेट हो जाती है, उसका प्रक्षेपण हो जाता है। उस प्रक्षेपित पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? स्पेंट लाई कहते हैं या शेष लाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजर में लेकर हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, इसको हीट करते हैं। इसकी भाप जो है वो एक किसके अंदर? प्रेशर फिल्टर के अंदर लिया जाता है। इसकी जो भाप है इसको हम किस में लेते हैं? एक प्रेशर फिल्टर में लेते हैं। प्रेशर फिल्टर में क्या होता है? ये क्या करता है? इसको छानता है। ये जो भाप आई आपके इस स्पेंट लाई से, तो इस स्पेंट लाई से जो भाप में जो मॉलिक्यूल्स आए उसको हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके एक और कंटेनर के अंदर इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, और इससे हम क्या निकालते हैं? NaCl। ये जो हमने नमक डाला था वो शेष लाई में से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी ये जो वाष्प है ये फिर किसके अंदर जाती है? ऐसे कंटेनर में जिसके अंदर क्या होता है? वैक्यूम, या फिर क्या होता है? निर्वात होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हमारा ग्लिसरॉल बाहर निकाल सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं? हमारा ग्लिसरॉल बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? प्रैक्टिकल मेथड था जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें आज पढ़ना था कौन सा? सिंथेटिक मेथड या संश्लेषण मेथड जो होता है जिससे हम ग्लिसरॉल निकाल सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या लेते हैं? कोई भी एल्कीन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या पढ़ना था? संश्लेषण मेथड या संश्लेषण विधि। ठीक है, इसके अंदर हमें करना क्या है? इसके अंदर हमें संश्लेषित करना है हमारा ग्लिसरॉल। कैसे संश्लेषित करेंगे हम? कि हम लेते हैं कोई भी एक एल्कीन, जैसे हमने प्रोपिलीन ले लिया। ठीक है, प्रोपिलीन ले लिया। इसको क्या करेंगे हम? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। इसका जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे किसी भी उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या मिलता है? एक्रेल्डिहाइड बनता है। एक्रेल्डिहाइड मिलता है। ये क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। किसकी उपस्थिति में करना है? कोई भी उत्प्रेरक ले सकते हैं हम। उत्प्रेरक के तौर पर निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा? इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेगा और इससे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ये क्या होगा? एक्रेल्डिहाइड नाम होता है इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक ईन, यानी इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक द्विबंध भी उपस्थित होता है। ये हमारा क्या मिला? पहला स्टेप, जिसके अंदर हमने क्या किया? हमने एल्कीन की या प्रोपिलीन की रिएक्शन करवाई। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, यानी उसका क्या करवाया? ऑक्सीडेशन करवाया, और ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला? एक्रेल्डिहाइड मिला। ठीक है, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? अब इसका एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? CH2OH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? जब भी हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और ये अल्कोहल जो है, ये इसका नाम होता है एलिल अल्कोहल। ये जो ग्रुप होता है ये क्या होता है? एलिल ग्रुप होता है, और इसका नाम क्या है? ये एलिल अल्कोहल। ये कॉमन नेम्स है इसके। ठीक है,
एलाइल एल्कोहल। ये हमारा क्या था, दूसरा स्टेप, जिसके अंदर हमने इस एक्रिलेल्डिहाइड को क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया। ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप से हमें क्या मिला, एलिल एल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब ये जो एलिल एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, क्लोरीन या फिर हेलोजन के साथ। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ, तो क्या होगा, ये हेलोजन रिएक्ट करेगा इस एल्कीन के ऊपर। ठीक है, इस एल्कीन के दोनों कार्बन के ऊपर ये दोनों क्लोरीन जाकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड मिला जिसके अंदर क्या है, दो क्लोरीन है और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तीन चीजें हैं, दो क्लोरीन है, एक हाइड्रोक्सी समूह है। ठीक है, ये तीन चीजें इसके साथ क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये हमारा बना। अब हमें क्या करना है, कोई भी बेस लेना है, क्षार लेना है। तो क्षार क्या करेगा, इसमें से एक HCl को बाहर निकाल देगा। क्षार क्या करता है, एक HCl को बाहर निकाल देगा। कैसे, कि ये जो है आपका H+ बाहर निकलेगा और ये इस Cl- को बाहर लेके निकलेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस वाले कार्बन को। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, इस कार्बन से ये एक लिविंग ग्रुप Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपका एक HCl का अणु बाहर निकल जाएगा, किसकी उपस्थिति में, क्षार की या बेस की उपस्थिति में। ठीक है, अब क्या होगा, ये निकला तो हमारे पास ये क्या मिल गया, ये इथाइलिन ऑक्साइड का एक तरह से अणु बन गया। ठीक है, यानी एक 3 मेंबर की रिंग बन गई इथाइलिन ऑक्साइड की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं हम क्या, एप्टीक्लोरोहाइड्रीन। ये जो बना हमारा, ये क्या है, एप्टीक्लोरोहाइड्रीन। यानी इसके अंदर क्या है, एक तो इपोक्साइड रिंग है इसलिए आया इसका एपी, क्लोरो आया किसकी वजह से, यहाँ पे क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है, और हाइड्रीन। ठीक है, ये क्या है, एपीक्लोरोहाइड्रीन है, ये बना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका हम क्या करते हैं, फिर से एक बेस के साथ H2O की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा कि ये जो बेस है, इससे क्या होगा, एक तो ये बंध टूटेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन के साथ, एक OH आएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, और ये वाला Cl- बाहर निकलेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, ये संश्लेषण विधि है। हम किसी भी तरीके से क्या बना सकते हैं, ग्लिसरॉल बना सकते हैं। आपको जो क्रियाकारक अणु है वो कुछ भी ले सकते हो, आप एल्कीन से बना सकते हो इतने सारे स्टेप से, आप एक्रिल एल्डिहाइड से बना सकते हो आगे के स्टेप लेके, आप इस एलिल एल्कोहल से ग्लिसरॉल बना सकते हो इससे आगे के स्टेप लेके। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होती है, संश्लेषण मेथड होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, एक ली प्रोपिलीन। ठीक है, प्रोपिलीन का हमने ऑक्सीडेशन करवाया किसकी उपस्थिति में, कैटालिस्ट की उपस्थिति में, जिससे क्या होगा, इसमें क्या बन गया, ये जो आपका CH3 है, इस CH3 की जगह क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बना, एक्रिल एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका क्या करवाएंगे, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका रिडक्शन करवा के यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप लेके आएंगे, तो रिडक्शन से क्या होगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाएगा। तो ये बन गया आपका क्या, एलिल एल्कोहल। अब इस एलिल एल्कोहल में ये जो एल्कीन है, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, हेलोजन का एडिशन या योग करवा देते हैं। जब हेलोजन जो है वो जुड़ेगा इस एल्कीन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड जिसके अंदर दो क्लोरीन और एक हाइड्रोक्सी समूह 3 कार्बन पे जुड़े हुए हैं। फिर क्या करेंगे, बेस लेंगे, बेस क्या होगा, क्या बनाएगा, एक ये एथिलीन ऑक्साइड का एक 3 मेंबर की रिंग बना देगा। ठीक है, और इसमें से HCl को बाहर निकाल देगा, और ये जो बना इसे हम क्या कहते हैं, एपीक्लोरोहाइड्रीन कहते हैं। ठीक है, और ये एपीक्लोरोहाइड्रीन बेस या क्षार की उपस्थिति में जल के दो अणुओं से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, हमारा ग्लिसरॉल बन जाता है। ये संश्लेषण मेथड है, आपको एक बार बस समझ में आना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्या संश्लेषण मेथड। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ग्लिसरॉल के जो भौतिक गुण है या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कि ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है या फिर ग्लिसरॉल जो है उसका उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, भौतिक गुण देखने हैं। तो ग्लिसरॉल हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो ग्लिसरॉल कैसा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये क्या होता है, ये जल में या फिर अल्कोहल में घुलनशील होता है, विलय होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आर्द्रताग्राही होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी ये आसानी से जल को अवशोषित करने का काम करता है। अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाए ग्लिसरॉल को तो ये क्या करता है, ये जल को अवशोषित कर लेता है। यानी ये क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी आर्द्रताग्राही होता है। ये सारे इसके क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, भौतिक गुण हो गए। ठीक है, क्या थे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। क्या कि ये क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है, स्वाद में मीठा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये जल में और अल्कोहल में विलय होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये सारी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर ग्लिसरॉल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है, और उसके साथ ही आपका अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, ग्लिसरॉल के रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, आपका जैसे आपने डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल में पढ़ा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में पढ़ा, वैसे ही ग्लिसरॉल के अंदर भी ये क्या होता है, धातु से अभिक्रिया करता है। जैसे आपने ये ग्लिसरॉल लिया, ये जो है सोडियम धातु से रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या मिलता है, इसका एल्कोक्साइड मिलता है सोडियम का। ठीक है, इसको अगर एक बार और रिएक्ट करवाएं आप तो क्या होता है, ये इस वाले हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होती है। मतलब ये जो आपका एल्कोक्साइड वाला पोर्शन बना, इसके अलावा एक और सोडियम धातु से ये रिएक्ट नहीं करता। मतलब ये जो बीच वाला हाइड्रोक्सी है, इसका एल्कोक्सी नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, इसलिए इसके आगे ये रिएक्ट नहीं करता है, ये आगे अभिक्रिया नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली रिएक्शन हुई ग्लिसरॉल की, क्या, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है ग्लिसरॉल, तो उसके दो अणु काम में आते हैं सोडियम धातु के, और क्या होता है, ये दो जो है ये डाई सोडियम ग्लिसरोलेट बना लेता है। ये जो बना, ये क्या बना, डाई सोडियम ग्लिसोरेट बन जाता है, क्योंकि ये क्या बन गया, इस ग्लिसरीन का ऋणायन बन गया। ऋणायन जहां भी बनता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, 8 लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डाई सोडियम ग्लिसोरेट, और ये आगे और सोडियम के अणुओं से या धातु से रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, इस सेकेंड जो रिएक्शन है वो क्या है, इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, कोई नेम रिएक्शन नहीं है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
और इसी के साथ आज हमारा एल्कोहल भी कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम क्या करेंगे, अपना फिनोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब HCl से इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोक्सी समूह को रिप्लेस करता है क्लोराइड और उसकी जगह आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये CH2Cl, CH2OH एंड CH2OH। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है 110 डिग्री तक। ठीक, या फिर ये क्या कर सकता है, या फिर ये क्या बना सकता है, इसके अलावा एक प्रोडक्ट और बन सकता है इससे, कि ये इस लास्ट वाले हाइड्रोक्सी को रिप्लेस कर दे या फिर ये बीच वाले हाइड्रोक्सी को रिप्लेस कर दे। यानी एक अगर हम एक HCl का अणु ले रहे हैं तो यानी एक हाइड्रोक्सी समूह एक Cl की जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक हाइड्रोक्सी है, एक हाइड्रोक्सी कोई भी हो सकता है इन तीनों में से, तो इसमें हमें 3 प्रकार का एक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, दूसरा ये Cl है तो ये वाला क्या होगा, OH होगा। यानी सिर्फ एक हाइड्रोक्सी समूह को हमने क्लोरीन से या क्लोराइड से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। या फिर क्या हुआ कि अगर हम HCl जो गैस है उसको कई देर तक प्रवाहित करें इस ग्लिसरॉल के ऊपर, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी समूह जो है वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोक्सी समूह जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, या तो ये बन सकता है या फिर क्या हो कि ये बीच वाला हाइड्रोक्सी समूह रह जाए और आपके ये 2 रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो ये कॉमन रिएक्शन है, कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इनकी रिएक्शन हो सकती है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ठीक है, PCl5 के साथ, अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इतना सारा मिक्सचर नहीं मिलता हमारे पास, तीनों के तीनों हाइड्रोक्सी समूह जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, क्लोराइड से। ठीक है, ये ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है, ये सिंपल सी रिएक्शन हो जाती है। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि अगर हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवा दें किसी भी एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो अल्कोहल की जब भी एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है तो उससे हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। कैसे मिलेगा, ये आपका ग्लिसरॉल है, हमने क्या कर दिया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एसिटिल। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड के साथ हमें क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ये जो आपका हाइड्रोक्सी समूह है इससे ये H निकलेगा और इससे Cl, यानी HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये एस्टर जो है ये तीनों कार्बन पर बन सकता है अगर हम इसके 3 मॉलिक्यूल ले लें तो। अगर इस एसिटिल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल ले तो हमारे पास ये ट्राई एस्टर बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये ट्राई एस्टर ऐसे एसिड के साथ बनता है जिसकी कार्बन 15 या कार्बन 17 की सीरीज हो तो वो हमारे क्या होते हैं, फैट या वसा होती है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हुई। इसके अलावा हम इनका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं ग्लिसरॉल का। ठीक है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल है, एल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो ग्लिसरॉल है
इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। अगर एक बार ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इससे क्या मिलेगा हमारे पास, ये एक एल्डिहाइड अणु मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और ऑक्सीडेशन करवा दो तो क्या होगा, इसका एसिड मिल जाएगा। ठीक है, आगे और ऑक्सीडेशन करवा दो तो आगे के अणुओं का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ भी क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे बीच वाला कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो उससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इससे एल्डिहाइड नहीं बन सकता, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है। आपको क्या है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आगे एसिड बनाना है। अगर 2 डिग्री कार्बन पर एल्कोहल है तो उससे हमारे पास कीटोन बनेगा, उससे एल्डिहाइड नहीं बनता। ठीक है, इससे आगे अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम तो ये क्या होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। जो एसिडिक ग्रुप है, अम्लीय समूह है, वो क्या होता है, वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है ना, ये अलग अलग अभिकर्मक की वजह से अलग अलग स्टेप तक पहुंचती है। जैसे ये जो आपका बना, ये क्या है, ये ग्लिसरिक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, ग्लिसरिक अम्ल है। और ये किससे मिलता है, जब हम ऑक्सीडेशन करवाए तनु HNO3 के साथ। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है ये करवा रहे हैं हम तनु या फिर डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या होगा हमारा, ये ग्लिसरॉल से क्या बनेगा, ग्लिसरिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, ग्लिसरॉल से ये क्या मिलेगा, ये क्या है, ग्लिसरिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल से ग्लिसरिक अम्ल। जब हम क्या लेते हैं, तनु HNO3 या नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो क्या होगा, ये आपका ग्लिसरॉल, इसके अंदर 2 स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा और जो पहला कार्बन है उसके ऊपर क्या बन जाएगा, एसिड या अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अगर हम अम्लीय KMnO4 लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अगर हम ये तनु HNO3 की जगह हम ले ले अम्लीय KMnO4, अगर हम लेते हैं अम्लीय या एसिडिक KMnO4, तो ये जो KMnO4 है ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये सारे स्टेप कंप्लीट करके ये क्या करेगा, बीच में से एक CO2 के अणु को हटा देगा, यानी इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और हमारा ये क्या बनता है, ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक जो है वो अम्लीय KMnO4 लेते हैं तो इस ग्लिसरॉल से हमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। ये क्या करता है, ये कार्बन कार्बन के एक बंध को तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लिसरॉल की और रिएक्शन होती है, जैसे डिहाइड्रेशन कर सकते हैं ग्लिसरॉल का। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन या हाइड्रोजनीकरण करना है। निर्जलीकरण जिसे हम कहते हैं, डिहाइड्रेशन। अच्छा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी रिएजेंट काम में लेते हैं हम, जैसे जिंक क्लोराइड काम में लेते हैं। ये भी क्या करता है, ये भी निर्जलीकरण का काम करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, निर्जलीकरण का काम करता है। अच्छा, निर्जलीकरण होगा कैसे, कि जैसे आपने ये ग्लिसरॉल ले लिया, ठीक है, ये ग्लिसरॉल लिया तो इसमें से क्या होगा, इस ग्लिसरॉल में से 2 H2O के अणु बाहर निकल जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, दो H2O के अणु बाहर निकलने से यहाँ पर एल्कीन बन जाती है। कैसे बनेगी कि आपका जो पहला कार्बन है इसका ये OH, ठीक है, और दूसरे कार्बन का ये हाइड्रोजन, ये बाहर निकलता है H2O के रूप में, ठीक है, और जो आपका दूसरे कार्बन का हाइड्रोक्सी समूह है ये OH, और इसका एक हाइड्रोजन, ये दो H2O अणु बाहर निकल जाता है, तो आपके पास क्या मिलेगी, एक एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या मिल जाती है, एल्कीन मिल जाती है। अब ये जो एल्कीन है इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट से क्या होगा, आपके पास एक्रिल एल्डिहाइड मिलता है। कैसे कि ये आपका जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से यहाँ तो क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या मिलता है, ठीक है, ये क्या मिला हमारा, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड, ठीक है, ये मिल जाता है। क्या मिला हमें, एक्रिल एल्डिहाइड मिल गया। जब हमने ग्लिसरॉल का क्या करवाया, निर्जलीकरण करवाया, उससे दो जल के अणु बाहर निकल गए, और दो जल के अणुओं के बाहर निकलने से क्या होता है, एक एलिलिक स्ट्रक्चर बनती है या एलाइलिक स्ट्रक्चर बनती है, और इसका हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट या फिर पुनर्विन्यास करते हैं, और इस पुनर्विन्यास से हमें क्या मिलता है, एक्रिल एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्लिसरॉल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो फिनोल होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,